हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएल। तो आज हम लोग हरियाणा करंट अफेयर अपने जून मंथ का कवर करने वाले हैं। तो अब तक जितनी भी बातें थी मई मंथ तक की मैंने लगभग सारी कवर करवा दी थी। कुछ चीजें आप लोगों की जो बची हुई है वो आपको पीडीएफ के अंदर मिल चुकी थी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे जैसे एग्जाम आपका नजदीक आता जा रहा, आपकी धड़कनें बढ़ती जा रही होगी। मैं समझ सकता हूँ इस हालात को, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसे दौर से गुजरा हूँ। तो आज हम लोग जो है जून मंथ के अंदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। जून के बाद अपना जुलाई बचता है। मुझे नहीं लगा अगस्त तक का तो ज्यादा वो खैर पूछेगा, लेकिन फिर भी हम अगस्त में भी 10-15 दिन का करंट अफेयर देख लेंगे। तो आज की जो पहली न्यूज जून मंथ के अंदर आपको दिखाई देगी वो है एक स्टार्टअप है जुपिटाइस। चंडीगढ़ बेस्ड स्टार्टअप है जो कि एक बहुत अच्छा कदम इनका रहा है। इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। अब भाई साहब ये क्या है? इनके जो स्टार्टअप के जो फाउंडर है मेन रमन अग्रवाल, उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान, भाषण के दौरान ये सारी चीजें इसके बारे में बताया है। अब ये जो स्टार्टअप है वो बेसिकली काम करता है किस मैकेनिज्म पर? एक मैकेनिज्म होता है एडीआर। उस एडीआर मैकेनिज्म के ऊपर ये काम करता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इस तर्ज पर ये काम करता है। और देखो नाम से ही पता चल रहा है फर्स्ट प्राइवेट डिजिटल कोड। इन्होंने अपनी स्पीच के अंदर बताया जिस तरीके से आज के टाइम पे जैसे आप खाना ऑर्डर कर सकते हो, फूड ऑनलाइन हो गया है, कपड़े ऑनलाइन हो गए, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, तो क्यों ना जस्टिस भी ऑनलाइन हो। तो इसके अंदर कंप्लेंट फाइल से लेकर और लास्ट आपका जो है सेटलमेंट तक वो सारी चीजें आपकी क्या होगी? ऑनलाइन होगी, डिजिटली होगी। अब ये प्राइवेट डिजिटल कोर्ट है। यहां पर क्या है कि जैसे आज के टाइम पे आपको कोई भी लीगल हेल्प के लिए एक वकील के पास आपको जाना पड़ता है, आपको जाकर बात करनी पड़ती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा जहां पर अगर कोई कंप्लेनर है, कोई अपनी शिकायत डालता है और कोई जैसे फॉर एग्जांपल उसके लिए कोई जस्टिस मिलना है, वो सारी चीजें जो आप लोग को किस तरीके से मिल पाएगी? डिजिटली कोर्ट के माध्यम से मिल पाएगी। अभी आप लोग को पता है कि हमारे हरियाणा या फिर पूरे भारत में भी बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे एक ही है कि न्याय देरी से मिलता है तो उसको न्याय नहीं माना जाता। और बहुत सारे समाज के ऐसे, सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जिनको बराबर जस्टिस नहीं मिल पाता। उनको बाद में पता चलता है कि हाँ इसके अंदर ये वाला जस्टिस होना चाहिए, लेकिन वो हमें टाइमली नहीं मिल पाया। तो ऐसे न्याय का कोई फायदा नहीं है। अब एक चीज यहां पर यह भी है कि समाज के बहुत सारे ग्रुप जस्टिस से इसलिए भी पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनको अच्छे वकील के बारे में नहीं पता, उनको नॉलेज नहीं पता कि हाँ भाई हमें कहाँ पर जानकारी लेनी है, कहाँ पर नहीं लेनी है। तो ये जो डिजिटल कोर्ट डेवलप किया है वो डिजिटल कोर्ट इसी तर्ज पर डेवलप किया है कि आप अपनी शिकायत लेकर वहां पर जा सकते हो, रजिस्टर करा सकते हो। सेटलमेंट अगर दूसरी पार्टी के साथ होना है तो वो डिजिटली हो जाएगा। मतलब आपको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको मतलब कोर्ट के चक्कर तो खैर लगाने पड़ेंगे, लेकिन एक डिजिटली रूप में और प्राइवेट रूप में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। जिस तरीके से एक मीडिएटर काम करता है उसी मीडिएटर की तर्ज पर कौन काम करेगा? ये पहला डेवलप कोर्ट। और ये केवल इंडिया, इसमें कहा गया है कि डिजिटली कोर्ट टू फैसिलिटेट स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट। अगर कोई घरेलू भी डिस्प्यूट है या कोई क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट है तो वो भी डिजिटली वर्चुअली क्या किया जाएगा? सोल्व किया जाएगा। इस कोरोना टाइम पीरियड पे ज्यादातर चीजें जो है डिजिटली हो गई है, वर्चुअली हो गई है। हमारे जो कोर्ट है वो आज भी वर्चुअली काम कर रहे हैं। तो इसी तर्ज को देखते हुए रमन अग्रवाल जी ने इस स्टार्टअप को डेवलप किया है और ये वर्ल्ड लेवल का पहला प्राइवेट डिजिटल कोड होगा। और ये स्टार्टअप कौन सा है? जुपिटाइस, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। चंडीगढ़ बेस्ड स्टार्टअप है। जिन्होंने इसको डेवलप किया है वो पहले पंजाब लॉ कमीशन के तौर पर भी वो काम कर चुके थे, उनको एज ए लीगल एडवाइजर भी काम कर चुके थे और भारत की कई संस्थाओं के साथ वो जुड़े हुए थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला जो है, अगली न्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोग के लिए। आपको पता है जून मंथ का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और 5 जून 5 जून को हर साल कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। और इस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर यहां पर हरियाणा को लेकर क्या क्या चीजें आई है? अब देखो हरियाणा के अंदर प्रॉब्लम क्या है? एनवायरमेंट की जब मैं बात करता हूं तो हरियाणा में फॉरेस्ट कवर एरिया काफी कम है।
जब हरियाणा के अंदर वन क्षेत्र काफी कम है तो ऐसी चीजों के अंतर्गत हरियाणा के अंदर एक तो आपने देखा होगा बहुत सारे कैंपेन यहाँ पर चला रखा है, हरियाली योजना चल रही है, पोदगरी कैंपेन हम लोगों ने चला रखा है। तो इसी तर्ज पर हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने 5 जून को 4 नई स्कीम और ऑक्सीवैन स्टार्ट की, कहां से? करनाल से। अब ये ऑक्सीवैन ये है क्या जनरली हम लोग देखते हैं, तो इन सबका संबंध ज्यादा से ज्यादा क्या है? प्रमोशन प्रोटेक्शन प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। मतलब हमारे पौधों का प्रोटेक्शन करना है, उनको प्रमोट करना है। प्रमोट कैसे? अलग अलग प्रजाति के जो हमें पौधे लगाने हैं जिससे कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी उनकी बढ़े। कहीं ना कहीं हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है पौधों लगाने पर। अभी जो है 3.63% के आसपास हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है। अब इसको बढ़ाकर पहले तो 10% करने की बात की और फिर उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा के अंदर हम फॉरेस्ट कवर कितना करेंगे? 20%। अभी मैं आप लोग को एसडीजी का जो गोल रिपोर्ट वो आई है नीति आयोग के द्वारा, उसमें बताऊंगा कि हरियाणा जो है ना लिस्ट पोजीशन पर लाई करता है फॉरेस्ट के अंदर। लैंड करके एक रिपोर्ट आती है, उसके बेस पर हरियाणा लिस्ट पोजीशन पर आता है। तो 20% करने की बात की गई है यहाँ पर। और ये 20% कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा पौधों को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, प्लांटिंग की जाए, अलग अलग तरीके के हर्बल प्लांट्स उगाए जाए। और यहां पर इवन ये भी कहा गया किसानों को कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ वो लोग बढ़ावा दे। तो ये जो 4 स्कीम है इंपॉर्टेंट स्कीम, वो कौन कौन सी है? एक है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। अब देखो यहां पर इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं। दूसरी है ऑक्सीवन इन करनाल, दूसरी ऑक्सीवन इन पंचकुला और फिर है पंचवटी प्लांटेशन इन हरियाणा। पंचवटी आपको पता है कि या तो पंचवटी अपना पलवल वाला है या फिर उत्तरी भाग वाला। तो पंचवटी प्लांटेशन का मतलब ये हुआ कि जो अपने हरियाणा के का पंचवटी एरिया है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन। और दूसरा क्या है, जहां पर प्लांटेशन नहीं है, जैसे दक्षिणी भारत है वहां पर झाड़ियां ज्यादा होती है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाया जाए। और ये प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम जनरली क्या है, इसमें यह कहा गया है कि अगर इनके तहत करनाल और पंचकुला के तहत ऑक्सीवन का मतलब है कि ऑक्सीजन की तरह एक ये पौधगिरी कैंपेन काम करेगा। और ऑक्सीजन आपको पता है ज्यादा ज्यादा पौधे उगाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगी। तो इसका सबका संबंध आप लोग एनवायरमेंट से देख सकते हो। लेकिन इसमें जो ये वाला ध्यान रखने वाला है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, इसमें कहा गया है कि जिस तरीके से पेंशन मिलती है हमारे बुजुर्गों को, ऐसे ही अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 75 हो गई है और वो इन प्रोग्राम के तहत जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी। कितने रुपए? 2500 पर मंथ। और जिस तरीके से पेंशन के अंदर डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता बढ़ता है, उसी तरीके से यहां पर भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर वो बुजुर्ग है, उसकी उम्र 75 ईयर हो गई है और वो ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन कर रहा है, इन स्कीम्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो सरकार उसको इसी तर्ज पर क्या देगी? पेंशन देगी। अब इससे होगा क्या? अगर हम पेंशन देते हैं ऐसे लोग को, तो कहीं ना कहीं एक तो ये है क्या है कि सरकार की योजना सामने आ रही है कि हाँ सरकार पौधों को लेकर, पर्यावरण को लेकर कितना सचेत है। दूसरा क्या है कि लोग जो है ना उत्साहित होंगे ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने पर। और जब उत्साहित होंगे तो ऑक्सीवैन, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, चूंकि पौधे ज्यादा लगेंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होगी, एनवायरनमेंट जो है कम प्रदूषित होगा, तो वो कहीं ना कहीं सरकार को बढ़ावा मिलेगा। तो ये यहां पर डिक्लेयर की गई है 4 जो है योजना है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, जिसमें 75 ईयर एज वालों को 2500 रुपए पर मंथ जो है पेंशन दी जाएगी। जिस तरीके से ओल्ड एज सम्मान पेंशन योजना चल रही है उसी तर्ज पर यह भी चलाई गई है। फिर एक ऑक्सीवैन करनाल के अंदर, एक पंचकुला के अंदर और पंचवटी प्लांटेशन की गई है। कहां पर? हरियाणा के अंदर। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो है हमारे हम हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी सीएम साहब ने प्रगतिशील किसान सम्मेलन सम्मान ये दिया जाएगा किसको? फार्मर्स को। अब ये है क्या? देखो ये एक तरीके का सम्मान है प्रगतिशील। इसके बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। यहां पर हमारे हरियाणा के जो सीएम साहब है उन्होंने पहले ही डिक्लेयर किया है कि आज का जो किसान है उसको एक मॉडर्न किसान बनाना है, आधुनिक किसान बनाना है। और जब उसको आधुनिक किसान बनाना है तो आधुनिक किसान के लिए
एग्रीकल्चर के अंदर उसको क्या अपनानी पड़ेगी, मॉडर्न टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी। अब वो किसान क्या है, वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, अब उसको मॉडर्न टेक्निक्स के लिए, उसके लिए क्या दिए जाएंगे, अवार्ड भी दिए जाएंगे। जैसे आपने देखा पहले ही 3-3 लाख का अवार्ड, 5-5 लाख का अवार्ड, 3-3 लाख का 2 किसानों का अवार्ड मिला, 1-1 लाख का अवार्ड जो है फिर 5 लोग को मिला, फिर 5-5 हजार का 100 लोग को दिया। वो एक स्कीम मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। तो इसके अंदर यही कि अगर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है तो किसानों को मॉडर्न टेक्निक अपनानी पड़ेगी, उनको अवार्ड्स देने पड़ेंगे, उनको ट्रेंड करना पड़ेगा। किसके लिए, एग्रीकल्चर के अंदर। उनको बताना पड़ेगा कि जिस खेत के अंदर आप जो खेती कर रहे हो, इसके अंदर ये वाली फसल उगाना या फसल चक्र करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फसलों को बार बार उगाना, कि बार बार उगाने की बजाय फसलों के चक्कर को अपनाना, जिससे कि मिट्टी की प्रोडक्टिविटी है, सोइल की प्रोडक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं बढ़े, और वो जब बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो इसी तर्ज पर यहां पर क्या किया गया है, इन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसान सम्मान, ये जो है, इस योजना के बारे में पहले पीछे डिस्कस कर चुका हूं पूरा का पूरा। वो स्टेट लेवल एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट लेवल टू द फार्मर, वो स्टेट के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो किसान हैं उनको भी दी जाएगी। तो यहां पर बताया गया है कि ये जो प्रगतिशील किसान सम्मान है, ये कहां पर हुआ, एक वर्कशॉप आयोजित हुई थी, कहां पर, पंचकुला के अंदर। आप लोग एक चीज ध्यान रखना, आप लोग ऐसी कोई भी योजना है या ऐसा कुछ भी है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, या तो पंचकुला से या फिर वो आपको मिलेगा कहां से, करनाल से। इन 2 जगहों से आपको बेसिकली मिलेगा। अगर एग्जाम में याद भी ना रहे तो आप एग्रीकल्चर को लेकर कोई अवार्ड आ गया, कुछ ऐसा आ गया और कहा कि किस जगह पर इसको दिया गया या कहां से इसको लॉन्च किया गया, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो उसमें पंचकुला आंसर होगा या फिर करनाल आंसर होगा, क्योंकि अब तक मैंने जितना भी पढ़ा है वो आपको पंचकुला और करनाल से बाहर मिला ही नहीं है। चलिए, तो पंचकुला के अंदर ये हुआ। अब इसी के अंदर बताया कि जो किसान है, जो फार्मर्स है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको फोकस करना पड़ेगा किस तरफ, जो कन्वेंशनल जो एग्रीकल्चर वो कर रहे हैं उसको छोड़कर नेचुरल फार्मिंग की तरफ उनको बढ़ावा देना होगा। और जब वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं जो उनके पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स है, यूरिया वगैरह है, जो ये चीजें कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सरकार क्या करेगी, फोकस करेगी। कि अभी क्या है कि कन्वेंशनल जो कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी मिट्टी, सोइल की प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है, और कहीं ना कहीं बीमारियां भी काफी पैदा हो रही है। इवन हमारे गेहूं के अंदर बहुत सारी बीमारियां निकल कर आ रही है हरियाणा के अंदर, तो उनकी वजह से हमारे अंदर भी बीमारी आ रही है। तो उन्होंने कहा है कि कन्वेंशनल जो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो उसको छोड़कर अब आप बढ़ावा दो किसकी तरफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, नेचुरल फार्मिंग की तरफ। आप हॉर्टिकल्चर को अपनाओ। आप उसके बजाय आप गेहूं धान को तो उगाते ही आ रहे हो, आप क्या है, गन्ने से आप शिफ्ट होकर फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, इनकी तरफ थोड़ा फोकस करो। तो ये जो फोकस होगा, कॉमर्शियल क्रॉप्स की तरफ आप फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी, और इनकम भी बढ़ेगी और सरकार भी उसके अंदर बढ़ावा दे रही है, तो किसान कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो है वो आप लोग ध्यान रखना, स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की भी कर दी गई है, और पंचकुला के अंदर जो वर्कशॉप आयोजित हुई थी उसके अंदर ये डिक्लेयर किया गया। अगले न्यूज, अब यहां पर इसी दौरान अगर आप लोग देखते हो तो हमारे सीएम साहब ने एक पोर्टल है, कुशल हॉर्टिकल्चर पोर्टल। मैंने आप लोग को अभी बताया कि मनोहर लाल खट्टर जी ने, सीएम साहब ने कहा कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के बजाय आप किसको अपनाओ, नेचुरल फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। दूसरा इन्होंने बताया कि फोकस करो आप किसके ऊपर, हॉर्टिकल्चर के ऊपर, फल फ्रूट्स वगैरह, सब्जियां वगैरह, ये सब। तो इसी तर्ज पर इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है और उस पोर्टल का नाम है कुशल पोर्टल। ये आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कुशल पोर्टल किससे रिलेटेड है, और ऑप्शन भी दे देगा, बच्चों की सेफ्टी, महिलाओं की सेफ्टी, वृद्धों का सम्मान, या फिर आपका हॉर्टिकल्चर। तो ध्यान रखना, आप लोग हॉर्टिकल्चर तो उम्मीद है कि टिक करके नहीं आओगे, क्योंकि आप देखोगे यार ये तो शायद बच्चों की सेफ्टी इससे हो सकता है, कुशल हो मतलब वो। तो ये कुशल पोर्टल जो है वो हॉर्टिकल्चर पोर्टल है, और इसी के साथ एक बुकलेट भी है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में।
जब आप गेहूं की फसलें काटते हो, उससे पराली जलाते हो, तो उससे जो प्रदूषित होता है उसके मैनेजमेंट को लेकर भी बात की गई है। दूसरा ये भी है यहां पर कि जब आप फसल उगाते हो तो फसल उगाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी मैनेजमेंट, कौन सी फसल के लिए सिंचाई कब कब दी जाएगी, पानी कब कब दिया जाएगा। एक अपने यहाँ पर एक वर्ड चलता है पलेव, आप लोग शायद कुछ और बोलते होंगे, वो कब होगी कब नहीं होंगी, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, कितनी बार जोत दी जाएगी, कितनी बार नहीं दी जाएगी, पानी कितने अमाउंट में दिया जाएगा, अगर वर्षा हो गई है तो उसके कितने दिन बाद तक पानी नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हॉर्टिकल्चर को लेकर, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल को लेकर जो कुशल पोर्टल है वो भी इन्होंने यहां से लॉन्च किया। तो ये कुछ दो एक इंफॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखनी है इस बार। चलिए अगली जो न्यूज है वह हरियाणा टू सेटअप पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी चल रहा है, उसी तरीके से फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी चल रहा है। तो अब आप कहोगे सर ज्यादातर न्यूज तो आप पंचकुला की बताते हो, तो भाई न्यूज ही पंचकुला की है तो उसमें हम कर क्या सकते हैं। तो उसी तर्ज पर हरियाणा सेटअप करेगा पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपने पहले भी देखा है कि फिल्म सिटी ओपन हो रही है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है पंचकुला, खेलो इंडिया यूथ कार्यक्रम वहां पर आयोजित। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर बताई गई है। अब देखो क्या है, अगर हमें सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट का, तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको पता है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद ये पूरे के पूरे अपने इंडस्ट्रियल हब है। आप ज्यादातर आईटी एमएनसी कंपनी देखोगे तो आपको यहां पर मिल जाएगी। इसके बाद अपना रेवाड़ी वाला ये वाला क्षेत्र आता है, तो वहां पर तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन इन दो क्षेत्रों को देखते हुए मेट्रो यहां पर है। दूसरा क्या है कि कनेक्टिविटी इजिली है, दिल्ली के नजदीक हो गया। इसी तरीके से पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा कि जब वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री है, अब उसको कनेक्ट करना है तो वहां पर क्या होना चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो हमारी बेटर हो। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं जो अपनी कंपनीज है, और खास करके सॉफ्टवेयर कंपनी, उस सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या हो कि वो कंपनियां ज्यादा से ज्यादा किस तरफ शिफ्ट हो, पंचकुला की तरफ। फिर जैसे पंचकुला और ये अंबाला, ये किसी टाइम पे फेमस था और आज भी फेमस है अपने किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के रूप में। तो एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में इसको डेवलप किया जाए। और ये सारी चीजें कब हो जाएगी, देखो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो एक तो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब यहां पर अगर हम लोग रोड सर्विस कनेक्टिविटी अच्छी कर देंगे, हम यहां पर मेट्रो ले आएंगे, हम यहां पर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कुछ ऐसी गाइडलाइन देंगे जहां पर जो है बाकी की सुविधाएं अच्छी हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में उभरेगा। और जिसको डिक्लेयर भी किया है मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी अपने आप ग्रोथ होनी है। तो इस सस्टेनेबल ग्रोथ को देखते हुए, बैलेंस ग्रोथ को देखते हुए डिक्लेयर किया गया है किसको, पंचकुला को। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अभी हम पंचकुला से शुरुआत कर रहे हैं, पंचकुला के बाद हम कहीं ना कहीं सेम जो है वो करेंगे किसको, करनाल को, और दूसरा किसका, हिसार, और फिर धीरे धीरे करते करते आगे। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है कि पंचकुला के बाद करनाल, करनाल के बाद हिसार, और हिसार के बाद दूसरी जो हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर भी ऐसी चीजें डिक्लेयर की जाएगी। यहां पर यह भी बताया गया था, स्विफ्ट एग्जीक्यूशन ऑफ पंचकुलास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान एंड सेटिंग अप ऑफ PMDA नॉट ओनली इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ पंचकुला एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बट इट वुड आल्सो हेल्प हरियाणा टू इंप्रूव इन द ईज ऑफ लिविंग एंड बिजनेस इंडेक्स। देखो सिंपल सी चीज है, अगर आप किसी एरिया को डेवलप कर रहे हो, वहां पर ज्यादा से ज्यादा कंपनी है, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हो, उसको आप IT हब के रूप में डेवलप कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आप अच्छी दे रहे हो,
उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का आप अच्छा कर रहे हो, रोड सर्विसेज वगैरह अच्छी है वहां की। तो जब ये डेवलप होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एरिया डेवलप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर बिजनेस आएगा, बिजनेस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ग्रोथ बढ़ेगी, और वो ग्रोथ सिर्फ एक एरिया की नहीं बढ़ेगी, वो ग्रोथ कहीं ना कहीं हरियाणा की बढ़ेगी। एक चीज को आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ज्यादा से ज्यादा लोग उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है इन सारी चीजों का। प्रोडक्शन बढ़ने से बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं हरियाणा बढ़ रहा है। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ लाते हो तो उसका मतलब पूरे हरियाणा की ग्रोथ हो रही है, और वहां पर जो ईज ऑफ लिविंग और उनका बिजनेस इंडेक्स है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का कहीं ना कहीं वहां पर क्या होगा, बढ़ेगा। और इसका सबक हम लोगों ने लिया कहां से, फरीदाबाद से, और किससे, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से। तो ये कुछ न्यूज रही है किसके बारे में, पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए अगली न्यूज पर। अब हमारे हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर साहब ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ही इसको डिक्लेयर किया गया था, और पहले से एक हमारा कैंपेन चल रहा है ई पोदगिरी कैंपेन, उसी के तर्ज पर कुछ इस तरीके की भी घोषणा की गई है। सीएम साहब ने डिक्लेयर किया, मनोहर लाल जी ने, एक नई पॉलिसी, और उस नई पॉलिसी के अंदर क्या होगा, देखो हमारा मेन मकसद क्या है, 5 जून को डिक्लेयर किया है कि हमें क्या करना है, 3 करोड़ पौधे लगाने, सैपलिंग करनी है किसकी, पौधों की। तो उन्होंने कहा कि जो 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट है, पहले क्या कर रखा था कि पोदगिरी कैंपेन के तहत अगर आप प्लांट्स लगाओगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, और अब क्या किया है कि अगर आप 8th से लेकर 12th क्लास तक हो और आपने ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन की है, पौधे लगाए, उनकी देखभाल की है, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। अब वो स्टूडेंट सोचता था 50-100 रुपए तो मैं वैसे ही घर वाले मेरी जेब में डाल देते हैं, तो वो थोड़ा सा कुछ एक तरीके का नेगेटिव भी निकल कर आ रहा था कि वो बच्चे जो है ना पैसों के लालच में वो इतने पौधे नहीं लगा पा रहे थे। तो आपको पता है कि बच्चों को एक चीज का बड़ा लालच होता है, और वो चीज है क्या, मार्क्स। तो हमारे हरियाणा के सीएम साहब ने ये कहा कि एक नई पॉलिसी आई है जिसके अंदर अगर 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट कितने पौधे लगाने का है, 3 करोड़ का, और जो 3.63% हमारा फॉरेस्ट एरिया कवर है, उसको ध्यान रखना 10% नहीं, उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसको आगे चलकर कितने परसेंट ले जाना है, 20% ले जाना है। तो इस 20% पर लाने के लिए 3 करोड़ पौधे लगाने होंगे, और इन 3 करोड़ पौधों के अंदर हमें एक छोटे से छोटे ग्रुप को भी शामिल करना है, जो एज में कम है उसको भी शामिल करना है, बुजुर्गों को भी। तो बुजुर्गों को हमने कैसे शामिल किया, बुजुर्गों को शामिल किया पेंशन के तहत, और इन बच्चों को हम कैसे शामिल कर रहे हैं, पहले हमने इनको इंसेंटिव दिया कि आपको 50-100 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा अगर आप पोदगिरी कैंपेन के तहत पौधे लगाते हो, स्कूल वगैरह के अंदर आप पूरा कैंपेन लगाते हो, स्कूल के आसपास या बाहर भी कहीं पौधे लगाते हो। इसमें यह किया गया कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे कि अगर आप पौधे लगाते हो, तो एक्स्ट्रा मार्क का प्रोविजन किया गया 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अगली न्यूज देखो हमारे हरियाणा के सीएम साहब ने ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी है, एनिमल हस्बेंड्री और जो डेयरी डिपार्टमेंट है, टू अरेंज 1 हॉस्पिटल फॉर एनिमल। अभी क्या देखा गया कि जो हमारे वेटरनरी हॉस्पिटल चल रहे हैं, अभी उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, और दूसरा प्रॉब्लम जैसे फॉर एग्जांपल 500 से ज्यादा हमारे यहाँ पर गौशालाएं चल रही हैं। तो गौशाला के अंदर क्या होती, गाय की जो हमारी काऊ है, गाय है, उनकी ट्रीटमेंट होती है, बाकी उनकी देखभाल होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कोरोना टाइम पीरियड पे क्या देखी गई, कोरोना टाइम पीरियड पे ये देखी गई कि ज्यादातर गौशालाएं उनके पास इतना फंड नहीं था, और जब उनके पास फंड नहीं था तो उन्होंने गाय को छोड़ना शुरू कर दिया था। वो गाय क्या करती थी, वो सड़कों पर आती थी, और सड़कों पर आती थी तो ट्रक वगैरह कुछ उनको जो है कुचलकर चले जाते थे, वो इंजर हो जाती थी। जब उनको इंजरी हुई तो देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। तो पहले तो ये होता था कोरोना से पहले कि अगर आपको कोई गाय इंजरी
हालत में दिखाई दी तो आप उसको गौशाला तक पहुंचा दो, गौशाला वाले अपने आप उसको देख लेंगे। अब गौशाला वाले बोलते कि हमारे पास उतना फंड नहीं है कि हम नई गाय को रख सके या फिर ऐसी गायों का इलाज कर सके, क्योंकि फंड मिल नहीं रहा, लोग बाग आ नहीं रहे यहाँ पर। तो इसकी तर्ज पर यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर कोई जानवर इंजर्ड हो जाता है, ये खासकर गायों के लिए था, लेकिन यहाँ पर एनिमल को शामिल कर दिया गया है। अब वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, एनिमल हस्बेंड्री का या फिर डेयरी डिपार्टमेंट हो, करनाल का अगर कोई डिपार्टमेंट चल रहा है, हिसार का अगर कोई डिपार्टमेंट चल रहा है और वो एक वेटरनरी हॉस्पिटल है, तो देखो एक वेटरनरी हॉस्पिटल के अंदर जनरली ये होता है कि आप सिर्फ इलाज के लिए जा सकते हो जानवरों के, लेकिन वहां पर जानवर को रखा नहीं जाएगा। अब हरियाणा के अंदर कितने हॉस्पिटल चल रहे होंगे। अब वेटरनरी हॉस्पिटल के अंदर ये किया गया कि आप उस हॉस्पिटल में एटलीस्ट 1 एनिमल, कोई भी एक जानवर रखोगे। अब इस तरीके के हजारों हॉस्पिटल चल रहे हैं, एक जिले के अंदर पता नहीं कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो ऐसे पशु जो जिनको इंजरी हुई है, जो आवारा घूम रहे हैं, उनकी देखभाल होगी और खासकर गायों को लेकर उन्होंने इसको फोकस किया है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, इनकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई आवारा पशु सड़कों पर घूम रहा है और अचानक से गाड़ी आती तो वो एकदम उसके सामने आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट की घटनाएं भी बढ़ रही है। तो इनको हमें कंट्रोल भी करना है। देखो इस सरकार की यही खास बात है, वो ऐसी चीजों पर भी ध्यान देती है जो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है, अगर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं रोड में, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको लेकर सरकार बात कर रही है। अगर यहाँ पर जानवर की वजह से कुछ हो रहा है तो वो, और अगर जानवरों को हमारी वजह से कुछ हो रहा है तो उसको लेकर भी बात की जाएगी। तो इसमें वेटरनरी हॉस्पिटल जितने भी होंगे उसके अंदर एटलीस्ट एक एनिमल रखा जाएगा, ये कंपल्सरी है, ये अनिवार्य किया गया और सभी ऑफिसर को ये डायरेक्शन दी गई है। देखना, अब आप ये देखते हो कि ये डिक्लेरेशन कब दी गई। तो हमारे हरियाणा के सीएम साहब ने एक मीटिंग की थी, किसके साथ? गौ सेवा आयोग के साथ। तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि गाय को लेकर खासकर ये है, तो गौ सेवा आयोग जो था उसको लेकर ये मीटिंग की गई और उस मीटिंग के अंदर कहा गया एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग डिपार्टमेंट को टू अरेंज 1 हॉस्पिटल इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर द टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ डिस्ट्रिब्यूटेड काउस इंजर्ड इन रोड एक्सीडेंट। यहां पर गौ सेवा आयोग की मीटिंग करते हुए कहा कि ऐसी गाय जो रोड एक्सीडेंट के अंदर इंजरी हो गई है जिनकी, उनको एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या किया जाए, 1 हॉस्पिटल डिक्लेयर किया जाए। तो ये उसके अलावा अलग पॉइंट है ये कि आपको अगर कोई वेटरनरी हॉस्पिटल है उसके अंदर एटलीस्ट एक एनिमल तो रखना ही पड़ेगा, जानवर तो रखना ही पड़ेगा। और दूसरा क्या कहा गया है कि आपको 1 हॉस्पिटल, कोई भी एक अस्पताल है उसके अंदर, जो ईच डिस्ट्रिक्ट के अंदर, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको खुद से आगे बढ़ते हुए जो हमारी गाय वगैरह है जो रोड के अंदर जिनका एक्सीडेंट होता है, उनकी इंजरी के लिए आपको ट्रीटमेंट देना होगा। तो गौ सेवा आयोग की मीटिंग करते हुए, रिव्यू मीटिंग करते हुए ये हमारे हरियाणा के सीएम साहब ने डिक्लेयर किया। चलिए अगली न्यूज। हरियाणा का पहला फर्स्ट गैस बेस्ड जो है पावर सब स्टेशन लॉन्च हुआ है। अब ये कहां पर लॉन्च किया है मैं आप लोग को बता देता हूं। ये हुआ करनाल के अंदर। अब देखो क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा देखते हैं। 2 फीडर इसके अंदर है, एक 11 किलोवोल्ट का और दूसरा 11 किलोवोल्ट नोवेल्टी और मीरा घाटी। ये मीरा घाटी ये पूरा का पूरा कहां पर है, 11 किलोवाट का नोवेल्टी रोड और 11 किलोवाट का मीरा घाटी। इन 2 सब स्टेशन को एक साथ जोड़ दिया गया है। उसके अलावा 2 फीडर को और जोड़ा गया है, एक है श्यामनगर का और दूसरा है चंदसराय का। तो 2 यहां पर आपको दिखाई देंगे और 2 यहां पर दिखाई देंगे। तो 4 फीडर को एक साथ जोड़ा गया है। यहां पर इन 4 फीडर को जोड़ा गया है, एक साथ अटैच किया गया है। इसके अलावा अगर आप लोग देखते हो, ए मैक्सिमम ऑफ 10 फीडर्स कैन बी एडेड टू इट विल प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक सप्लाई टू अराउंड 11,500 कंज्यूमर। देखो एक सरकार की योजना है म्हारा गांव जगमग गांव योजना, तो उस योजना के अंदर 24 घंटे बिजली दी जाएगी। दूसरा क्या है, पंचकुला और गुरुग्राम को हमें क्या करना है, इन्वर्टर फ्री करना है।
पंचकुला और गुरुग्राम, इन 2 टाउन को इन्वर्टर फ्री करने का मतलब है कि ये जो टाउन है सबसे ज्यादा बिजली की खपत इंडस्ट्री एरिया में ज्यादा होती है। अब इंडस्ट्री एरिया में जब उनकी खपत ज्यादा होती है तो उसको देखते हुए यहां पर क्या डिक्लेयर किया है कि भाई आप इसको इन्वर्टर फ्री करो, मतलब 24 आवर 24 घंटे आप इसको बिजली प्रोवाइड करवाओ। और 24 घंटे बिजली प्रोवाइड करवाने का मतलब है कि वहां पर आपको ऐसे सबस्टेशन लगाने पड़ेंगे, ऐसे स्टेशन लगाने पड़ेंगे। तो गैस बेस्ड सबस्टेशन, ये पावर सबस्टेशन लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है? ये करनाल से। और इसके अंदर क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि लगभग इन फीडर को जोड़ने के बाद 11,500 कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे और ये जो है 11.6 करोड़ के सेटअप से लगेगा। और दूसरा क्या है कि इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो कन्वेंशनल जो हम सेटअप लगाते हैं उसके कंपैरिजन में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होती है? कम होती है। और दूसरा 40% कम एरिया जो है ये घेरता है। जब एक स्टेशन लगाते हैं तो वो इसके कंपैरिजन में 40% ज्यादा एरिया उसके अंदर आता है। अभी हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर का लग रहा है तो 1400 मेगावाट 2800 मेगावाट इसके अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये 2 लगे हुए 1400 के, तो वो फतेहाबाद के अंदर वो लगा हुआ है। तो वो अगर आप बाकी उनको कंपेयर करते हो तो ये एक तो मेंटेनेंस कम होगी, लो कॉस्ट होगा, शुरुआत में जो पैसा इसमें लगाया जाएगा उसके कंपैरिजन में भी आपको क्या दिखाई देगा? 4 करोड़ जो है कन्वेंशनल के लिए 33 किलोवाट सबस्टेशन के लिए लगता है। और यहां पर आप देख सकते हो कितना किलोवाट बन गया, ठीक है। तो यहां पर 11.6 करोड़ का दिखाई दे रहा है मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। अब देखो यही बताया गया है इसके अंदर कि जो जीआईएस बेस्ड सबस्टेशन है वो 40% लेस लैंड, कम जगह को घेरता है कंपेयर टू कन्वेंशनल सबस्टेशन। और यहाँ के जो एसके तिवारी जी है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, उन्होंने बताया है कि ये जो सबस्टेशन है जीआईएस बेस्ड, ये क्या होगा? ये मेंटेनेंस फ्री होगा, कॉस्ट भी कम है, मेंटेनेंस फ्री है, बार बार रखरखाव नहीं करना पड़ेगा। और जो बार बार फेलियर की प्रॉब्लम आ रही है वो इसके अंदर क्या दिखाई देगी? कम दिखाई देगी। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री करना है, इन्वर्टर फ्री करना है, तो उसके लिए ऐसे कदम उठाए गए हैं। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हरियाणा की जो अपनी अगली न्यूज है वो थोड़ी सी झोंका देने वाली है। अब वहां पर आपको पता है कि नीति आयोग एक 17 पैरामीटर के बेस पर एसडीजी रिपोर्ट होती है, स्पेशल डेवलपमेंट गोल। ये जो एसडीजी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि हरियाणा जो है पुअर रिकॉर्ड इन जेंडर इक्वेलिटी, और दूसरा लाइफ ऑन लैंड पैरामीटर। देखो 17 है, 17 में से जो जेंडर इक्वेलिटी है और लाइफ ऑन लैंड पैरामीटर है, इसके अंदर हरियाणा की जो है न्यूज आई है। कौन सी? और इसके अंदर ये बताया गया है कि इसके अंदर पुअर परफॉर्मेंस सरकार की, हरियाणा सरकार की रही है। अब जेंडर इक्वेलिटी आप इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी क्या है? पैट्रियार्कल सोसाइटी है। अब इनके अंदर क्या देखा जाता है? वुमेन की एजुकेशन देखी जाती है, वुमेन की क्राइम देखा जाता है, उनके लिए कितनी बच्चियां पढ़ पा रही है वो चीजें देखी जाती है, घरेलू काम के अंदर कितनी लगी हुई है, पढ़ने के बाद नौकरियां कितनी, ये पूरी की पूरी बेसिस पर रिपोर्ट निकाली जाती है। वो आपको मैं 9 पैरामीटर बताऊंगा कौन कौन से जो देखे जाते हैं। अब यहां पर है लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड का मतलब भूमि पर अपनी जो है अपना जीवन। अब जीवन कैसे होगा? जब हमें ऑक्सीजन मिल रही है। तो लाइफ ऑन लैंड जो ये बताया गया है इसके अंदर ये चीज निकल कर आई है कि अपना एरिया जो है उसके अंदर कितने फॉरेस्ट हमने लगाए हैं, फॉरेस्ट कवर कितना है अपना, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन कितनी ज्यादा की है, कितने वन और नए लगाए हैं, वनों के रखरखाव को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है। तो आपने देखा कि अभी वन के मामले में तो हरियाणा बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला को छोड़ दो, बाकी तो हमारे यहाँ पर वन ना के बराबर है। तो उस बेसिस पर ये लाइफ ऑन लैंड पैरामीटर रिपोर्ट आई है। तो ये एक एक करके इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ते हैं। तो हरियाणा ने ओवरऑल स्कोर किया है कितने का? 67, एन इंप्रूवमेंट ऑफ 10 पॉइंट्स एंड 14th रैंक अमंग स्टेट दिस टाइम।
तो लास्ट टाइम 2019-20 की रिपोर्ट देखते हो तो ये 2020-21 की रिपोर्ट है। तो लास्ट टाइम हमारी जो पोजीशन थी ना वो कितनी थी, 18वीं पोजीशन थी ओवरऑल, जो वो SDG 17 है। इस बार कितनी रैंक रही है, 14th रैंक रही है। अब ओवरऑल रैंक कितना कितना रहा है, 67। लास्ट टाइम कितना था, देखो ये ऐसा लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम के अंदर पूछेगा ही पूछेगा। अब इस बार आप लोग देखते हो तो 10 पॉइंट का इंप्रूवमेंट हुआ है लास्ट के कंपैरिजन में। नीति आयोग इस रिपोर्ट को निकालता है। अब सबसे बेकार परफॉर्मेंस मैंने बताया ना कि SDG 1 से लेके SDG 17 तक है, और उसमें सबसे बेकार रिपोर्ट जो आई है पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण, एक तो जेंडर इक्वालिटी में जो कि SDG 5 पॉइंट है, और दूसरा है लाइफ ऑन लैंड। तो ध्यान रखना 17 में से इन 2 के अंदर हरियाणा की काफी बेकार पुअर रिपोर्ट देखी गई है। आइए एक बार स्कोर जानते हैं। देखो अब जेंडर इक्वालिटी में अगर आप लोग देखते हो तो हरियाणा वाज प्लेस्ड एट 21st रैंक अमंग स्टेट रिकॉर्डिंग ए पुअर स्कोर ऑफ 43। ओवरऑल 67 रहा है और जेंडर इक्वालिटी में कितना रहा है, 43 है। अब इसके लिए हमारी जो जेंडर इक्वालिटी है, तो जेंडर इक्वालिटी के अंदर इतना पुअर स्कोर किस तरीके से रहा, कितने का स्कोर है, 43 का है। और सभी राज्यों के अंदर, सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए रिपोर्ट आती है कि भाई लैंड के अंदर वो उसकी क्या रिपोर्ट है, एनवायरमेंट को लेकर क्या रिपोर्ट है, बाकी चीजों के अंदर। तो यहां पर जेंडर इक्वालिटी में 43 है। और ये नीति आयोग जो है किस बेसिस पर ये निकालता है, कौन कौन से क्राइटेरिया इसके पास होते हैं, तो क्राइटेरिया इसके अंदर 9 क्राइटेरिया बताए गए, 9 क्राइटेरिया। उस 9 क्राइटेरिया में क्या है, सबसे पहले आप लोग देखोगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन। आज भी अगर आप गांव में जाते हो तो महिलाओं की आवाज को दबाया जाता है। आज भी अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर आप इतने सारे जो है, अगर पढ़ी लिखी भी महिला और अगर वो कोई अपनी आवाज ऊंची कर दे, कुछ अपना पॉइंट रख दे, तो उसकी बात को नहीं सुना जाता है। मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं कहीं दूसरी जगह नहीं जाता, मैं अपने ही गांव अपने ही मोहल्ले की बात कर लेता हूं। ये सच है और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग बिल्कुल ही डेवलप्ड में जाते हो, जैसे गुरुग्राम प्रॉपर टाउन में जाते हो, गुरुग्राम के आसपास के कुछ गांव में जाते हो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मेरा जो गांव है वो गुरुग्राम से लगभग आपको 28-30 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, आता गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में ही है। जैसे जैसे मेरे गांव से आगे बढ़ते जाते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी बढ़ता जाता है। वहां पर हर घर के अंदर ये कहानी दिखाई देती है कि महिलाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर वो कुछ बोल रही है तो उनको मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, और समाज के अंदर फिर वो एक प्रतिष्ठा होने के कारण फिर वो बोलता है कि अब कुछ नहीं करना है, इस तरीके की घटनाएं। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, जब आप ऑफिसर्स बन जाओगे तो ऐसी चीजों को आपको कम करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप ऑफिसर बन जाओ और आपको नहीं पता क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, हालांकि वैसे तो आपको पता चल जाएगी, और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पर देखना है तो ट्रेनिंग करने के बाद जब आप हरियाणा दर्शन करोगे तो पूरा का पूरा आपको और पता चल जाएगा। नहीं पता तो आप मेरे से भी पूछ लेना कि सर इसमें हम अच्छा करना चाह रहे हैं और किस तरीके से करें, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सजेशन भी दे दूंगा। वो इसलिए कि चूंकि हरियाणा से काफी टाइम से पढ़ाने से जुड़ा हुआ हूँ, हरियाणा से ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। खैर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। दूसरा सेक्स रेशियो अभी इंप्रूव हुआ है, लेकिन पहले तो कम था। फीमेल लेबर फोर्स, जब लेबर फोर्स, बंधुआ मजदूरी, बेगारी, ये सब फीमेल के लिए। फिर है पार्टिसिपेशन, कितना है फीमेल लेबर फोर्स का। फैमिली प्लानिंग को लेकर क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग कितनी है महिलाओं के पास, वुमेन इन लीडरशिप, सरपंच पति का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा। हरियाणा में तो ये होता है कि अगर रिजर्व सीट है वुमेन के लिए, खड़े करेंगे किसको, पति को, और इलेक्शन लड़ेगा कौन, खड़े करेंगे किसको, पत्नी को। इलेक्शन पत्नी लड़ेगी, लेकिन साइन किसके चलते हैं, पति के। सरपंच पति जैसा कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पर। मैनेजरियल पोजीशन के अंदर वुमेन। दूसरा, वेज गैप कितना है रेगुलर एम्प्लॉय के बीच में, एक मेल को कितना मिलता है, एक फीमेल को कितना मिलता है। डीपीएसपी के अंदर हमने इक्वलिटी की बात की गई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो देखना पड़ेगा। तो ये 9 क्राइटेरिया, इन 9 क्राइटेरिया के बेस पर ये रिपोर्ट यहां पर निकल कर आई है। चलिए,
अब अगर आप सिमिलरली देखते हो लाइफ ऑन लैंड, इसके अंदर हरियाणा की जो रैंक आई है वो 25वीं रैंक आई है। सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर 25वीं रैंक है, उसमें 21st थी, उसमें 43 का स्कोर था, इसमें 48 का स्कोर है। इसी तरीके से लाइफ ऑन लैंड के अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया कवर किए जाते हैं, तो इसके अंदर बताया गया है कि ये जो रिपोर्ट है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के बेस पर, डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण कितना है, जैसे हमने जो पॉलिसीज चला रखी है क्या वाकई में उन पर हमने कोई लगाम लगी है या वाकई में डेजर्टिफिकेशन अब भी बढ़ता जा रहा है। जैसे आप अरावली वाला क्षेत्र देखोगे तो उस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर मरुस्थलीकरण आपको ज्यादा दिखाई देगा। वाइल्ड लाइफ क्राइम केसेस कितने हैं, जब वन ही नहीं होंगे तो क्राइम कहां से होगा, ठीक है। एरिया कवर अंडर एफोरेस्टेशन स्कीम्स कितना है और लैंड डिग्रेडेशन कितना हुआ है। तो ये सारी की सारी इन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए लाइफ ऑन लैंड SDG 15 रिपोर्ट आई है, और इसके अंदर ये भी बताया गया कि अब हरियाणा के पास टोटल 3.53 था पहले, फिर 3.63 हो गया, 3.63% एरिया कवर है। 10% से भी ज्योग्राफिकल एरिया है फॉरेस्ट और टेरी कवर के अंदर, और उसको पहले हमें 10% पर लेकर आना है, फिर हमें कितने परसेंट पर, 20% पर। तो आपको ध्यान रखना है जेंडर इक्वेलिटी और लाइफ ऑन लैंड के अंदर हरियाणा का कम स्कोर रहा है। इसी बेस पर अगर आप लोग आगे देखोगे, हरियाणा जो है अपने आसपास के राज्य से भी इन पोजीशन पे क्या है, काफी पिछड़ा रहा है। बिहाइंड इट्स नेबरिंग स्टेट पंजाब और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जंप फ्रॉम 18 to 14 रैंक इन नीति आयोग लेटेस्ट SGD इंडिया इंडेक्स। तो मैंने आप लोग को पीछे बताया है कि 18 से लेकर अभी कौन सी पोजीशन पर आया है, लेकिन ओवरऑल अपने पड़ोसी राज्य से क्या है, पीछे है। अब ये आप लोग PDF में मिल जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में क्या है, कि क्या है, ये हमारे काम की इतनी नहीं है इंफॉर्मेशन। अब यहां पर ध्यान रखना है कि हरियाणा जो है 5 गोल विद बिगेस्ट इंप्रूवमेंट आर SDG 1 नो पॉवर्टी, 22 का इंप्रूवमेंट, 22 पॉइंट का इंप्रूवमेंट हुआ है। SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एयर, उसके अंदर सरकार ने 23 पॉइंट किया है। SDG 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी असमानता रिड्यूस करना। 11 नंबर है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी 32 का, और फिर है SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन 38 का, ठीक है। तो इन मामलों के अंदर सरकार की जो है पिछले साल के कंपैरिजन में काफी अच्छी जो है इंप्रूवमेंट रही है, और ये किस बेसिस पर निकलता है वो शायद आप लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा। अगर कंट्री की ओवरऑल SDG स्कोर देखा जाए तो वो इंप्रूव हुआ है 6 पॉइंट फ्रॉम 16 2019 to 66। तो पूरे ओवरऑल अपने देश का अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क के साथ उन्होंने इस गोल को हमें पूरा करना होता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं बात करूं तो कंट्री का क्या था, लास्ट टाइम 60 पोजीशन पर थी, अब वो इंक्रीज होकर कितनी पोजीशन, पहले 66 पर थी, अब वो 6 पॉइंट जो है का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो 60 पर 2019-20 में था, अब 2020-21 के अंदर 6 पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ है, कितना, 66 का, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा सा मैं और आप लोगों को बता देता हूं। देखो, अब SDG के अंदर एक तो अपना जेंडर इक्वेलिटी और दूसरा लाइफ ऑन लैंड, आगे का क्या स्टेटस है। अब ये रिपोर्ट आई SDG गोल की, तो जेंडर इक्वेलिटी को लेकर जैसे इस साल रिपोर्ट आई सेक्स रेशियो को लेकर, खासकर कि हमने 922 सेक्स रेशियो कर दिया। करनाल जैसे क्षेत्र के अंदर तो हमने कुछ गांव के अंदर तो उसको 1013 तक हम लोग लेके गए। तो आगे रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि जेंडर इक्वेलिटी इसको हम लोग बढ़ावा देंगे, मतलब इसको बढ़ावा देने का मतलब है कि इसकी रैंक को हम लोग बढ़ावा देंगे। और वो कैसे होगा, जब वुमेन के बीच में क्राइम कम हो, जागरूकता फैले। और जागरूकता कैसे होगी, जागरूकता हमें अपने समाज को जागरूक करना है, अपने लोग को जागरूक करना है, और वो अगर जागरूक हो गए तो वो कहीं ना कहीं इक्वेलिटी जो है, कहीं ना कहीं जेंडर इक्वेलिटी दिखाई देगी। लाइफ ऑन लैंड को लेकर जैसे 5 जून को
अभी आप लोगों ने देखा कि इन्वायरमेंट डे के ऊपर 4 नई नई स्कीम डिक्लेयर की। तो एक लोअर लेवल से लेकर एक बच्चे से लेके हमने एक पेंशन तक की स्कीम उसके अंदर ली। तो लाइफ ऑन लैंड, अगर फॉरेस्ट एरिया बढ़ेगा तो इसके अंदर भी अपनी जो है रैंक क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो ये कुछ इस तरीके के एफर्ट सरकार ने इस बार उठाए हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो 2021-22 की रिपोर्ट आएगी तो उसके अंदर सरकार काफी कुछ अच्छा करेगी। तो ये तो था आपका आज का कंप्लीट हरियाणा का जून मंथ का करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि रहेगी जुलाई मंथ के करंट अफेयर की। उसके अंदर पूरा जुलाई का करंट अफेयर कवर करेंगे। थैंक यू।